हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद दीक्षित और आप देख रहे हैं फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन के अंतर्गत यूपी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो कि प्रैक्टिस सेट से अंतर्गत हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार हल करते जा रहे हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम 50 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि परीक्षा उपयोगी हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपने साथियों के साथ भी शेयर करते हैं, सो दैट इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन उन साथियों तक भी को भी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस का। तो बिना किसी समय को गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करने का सिलसिला। पहला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है कि अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है। तो ये जो अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी होता है उसको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और ये अर्जुन पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को, जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, मेजर ध्यानचंद की का जन्म दिवस भी होता है, उसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। भवन में बहुत भव्य समारोह के साथ इसको प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को ये खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था। तो भारत में शारीरिक शिक्षा को, फिजिकल एजुकेशन को शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो एससी बक को, हेनरी क्रोबक को दिया जाता है। तो हेनरी क्रोबक इज द राइट आंसर। भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कभी 1975 में भारतीय हॉकी क्लब की स्थापना भारत में की गई थी। चौथा प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है। तो जो ओलंपिक ध्वज में ओलंपिक प्रतीक चिन्ह होता है उसमें 5 सर्किल्स होते हैं, 5 गोलों जो 5 महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। पांचवा प्रश्न है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है। जी हाँ, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक या कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड भी खेल पुरस्कार के अंतर्गत 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति भवन में एक भव्य आयोजन होता है। छठा प्रश्न है, बास्केटबॉल मैच की शुरुआत कैसे होती है, किस प्रकार से। बास्केटबॉल का जैसे क्रिकेट में होता है तो टॉस किया जाता है, अन्य गेमों में जो होता है पर की जाती है, तो बास्केटबॉल में किस तरीके से बॉल गेम की शुरुआत की जाती है। तो इसमें बास्केटबॉल में जो शुरुआत की जाती है वो की जाती है थ्रो बॉल के द्वारा। थ्रो बॉल इज द राइट आंसर। तो बास्केटबॉल की गेम की शुरुआत जो होती है वो थ्रो बॉल के द्वारा होती है। सातवां क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है। बास्केटबॉल के द फादर ऑफ बास्केटबॉल किसको जाता है। तो आपको बता दें एक अमेरिका के जेम्स नाइस्मिथ जो थे उनको कंसिडर एज अ फादर ऑफ बास्केटबॉल। जेम्स नाइस्मिथ को बास्केटबॉल का जन्मदाता या फादर कहा जाता है, और उन्होंने ही इसको अमेरिका में इसकी शुरुआत की थी। जेम्स नाइस्मिथ एक अमेरिका के एजुकेशनिस्ट थे और उन्होंने इसको अपने मनोरंजन के लिए एक खेल की शुरुआत की थी, जो बाद में बास्केटबॉल के नाम से जाना गया और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो जेम्स नाइस्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ बास्केटबॉल। प्रश्न संख्या 8 है, बास्केटबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है। बास्केटबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है 28 × 15 मीटर, 28 × 15 मीटर एक जो बास्केटबॉल का ग्राउंड होता है, कोर्ट होता है, वो उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। 9वां प्रश्न है, खो खो मैदान की माप क्या होती है। खो खो मैदान से संबंधित डिटेल वीडियो अच्छे एनिमेशन के साथ मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जिनको ग्राउंड की मेजरमेंट में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो खो खो मैदान की माप क्या होती है। तो खो खो मैदान की जो नाप होती है वो होती है 29/16 मीटर, 29 × 16 मीटर, ये खो खो ग्राउंड की माप होती है। चलिए मूव करते हैं अगले। अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है, यानी अभ्यास के नियम को किस और नाम से जाना जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है। तो उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित किए जाने वाली प्रतियोगिता कहलाती है। विभिन्न संस्थानों के बीच आयोजित होने वाली कंपटीशन यानी प्रतियोगिता को क्या कहती हैं। तो वो होती है एक्स्ट्रा म्यूलर्स जो है विभिन्न संस्थानों के बीच खेली जाने वाली प्रतियोगिता को एक्स्ट्रा म्यूलर्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है। वॉलीबॉल कोर्ट का भी एक बहुत अच्छा वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप भी एनिमेशन के साथ समझ सकते हैं कि वॉलीबॉल कोर्ट की मार्किंग और उसकी मार्किंग और ग्राउंड की मार्किंग प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वॉलीबॉल कोर्ट का जो मेजरमेंट होता है वो होता है 18/9 मीटर, 18 × 9 मीटर का हमारा वॉलीबॉल ग्राउंड का एक ग्राउंड होता है। अगले प्रश्न करते हैं, किसी संस्थान की 4 दीवारों के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता
को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है। जिस प्रकार से विभिन्न संस्थानों के बीच खेलने वाली प्रतियोगिता को हमने एक्स्ट्रा मुलरस कहा था, उसी प्रकार से जो विभिन्नता इंस्टीट्यूट होती है, जैसे किसी कॉलेज के अंतर्गत कराई जाने प्रतियोगिता, किसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत कराई जाने वाली प्रतियोगिताएं, तो वो इंट्राम्यूनरस प्रतियोगिताएं कहलाती हैं। ये इंट्राम्यूनरस प्रतियोगिताएं कहलाती हैं। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना होता है। अगेन हम बास्केटबॉल का एक प्रश्न है, बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना होता है। तो बास्केटबॉल, द वेट ऑफ द बास्केटबॉल बॉल इज 625 ग्राम, 625 ग्राम हमारी बास्केटबॉल की एक औसत भार होता है। 15 है, क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं। अंपायर की बात चल रही है, कितने अंपायर्स होते हैं एक क्रिकेट के गेम में। क्रिकेट खेल कब खेला जाता है तो टोटल 3 अंपायर होते हैं। जी हाँ, 3 अंपायर होते हैं, टोटल 3 अंपायर होते हैं, जिसमें 2 जो होते हैं वो तो ग्राउंड पे होते हैं और एक जो होता है वो थर्ड अंपायर कहलाता है। तो टोटल 3 अंपायर होते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि 16वां प्रश्न, जो कहता है कि दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है। जो ट्रैक होता है स्टैंडर्ड ट्रैक, उसकी माप क्या होती है। एक स्टैंडर्ड ट्रैक की माप क्या होती है। इस तरीके से अगर ये ट्रैक है तो इसकी माप क्या होगी। तो इस स्टैंडर्ड ट्रैक की माप जो होती है वो होती है 400 मीटर। 400 मीटर कितनी होती है, 400 मीटर। स्टैंडर्ड ट्रैक की माप 400 होती है। अगर हम बात करें कि एक स्टैंडर्ड ट्रैक में कितने लेन होते हैं, तो जनरली स्टैंडर्ड ट्रैक में 8 लेन होते हैं। कितने, ये जो लेन है ये कितने होते हैं, इनकी संख्या होती है 8। तो एक स्टैंडर्ड ट्रैक जो होता है वो 400 मीटर का और 8 लेन का बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्जुन अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये पहले भी बताया था कि अर्जुन अवार्ड जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और 29 अगस्त को ही राष्ट्रपति भवन में एक भव्य आयोजन करके जितने भी हमारे खेल पुरस्कार हैं वो प्रदान किए जाते हैं। तो अर्जुन अवार्ड भी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले आयोजन के दौरान दिया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की। आधुनिक मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत किसने की। द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक हम जाते हैं पियरे डी कॉर्बिटन। कौन है ये, पियरे डी, बरान डी लिखा है, पियरे डी कॉर्बिटन। पियरे डी कॉर्बिटन को ही आधुनिक ओलंपिक का पितामह भी कहा जाता है। तो ये पियरे डी कॉर्बिटन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है। पेनाल्टी कॉर्नर की बात चलती है तो पेनाल्टी कॉर्नर जो है वो हॉकी से संबंधित है। पेनाल्टी कॉर्नर किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है। उसी प्रकार से अर्जुन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। और कब दिया जाता है, तो पहले ही कई बार बता चुके हैं इसको हम, 29 अगस्त को दिया जाता है। और 29 अगस्त को किस लिए, ये हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस हम 29 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे लीजेंडरी प्लेयर, हमारे खेल जगत के सितारे मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है। तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को, 29 अगस्त जो मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है उसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस दिन राष्ट्रीय भवन में एक भव्य आयोजन होता है, इसमें तमाम खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है। कॉर्नर किक की बात आ रही है यहाँ पर, कॉर्नर किस खेल से संबंधित है, तो ये जहाँ किक की बात आ गई तो कॉर्नर किक फुटबॉल से संबंधित है। राइट आंसर इज फुटबॉल। हॉकी खेल खेलने की कुल समय अवधि कितनी होती है, तो एक हॉकी खेल को खेलने के लिए कुल 75 मिनट का समय निर्धारित होता है, जिसमें अलग अलग हाफ में समय का डिवाइडेशन होता है। तो टोटल अगर समय अवधि पूछी जा रही है तो 75 मिनट की होती है। हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है, तो इसका हॉकी स्टिक का जो वजन होता है वो होता है 28 आउंस। कितना होता है, 28 आउंस। चलो मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 24वां प्रश्न। वो कहता है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1960 में, 1960 में। अभ्यर्थी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि फेडरेशन, इंपॉर्टेंट फेडरेशन, खेल संघ, उनकी स्थापना, उनका मुख्यालय, ये आप लोग जरूर याद कर लें। इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में आते हैं और 1-2 प्रश्न इस तरीके के आते हैं।
जहां उनकी स्थापना वर्ष, उनका मुख्यालय इत्यादि पूछ ले जाते हैं। तो जितने भी खेल फेडरेशन हैं, कितने भी खेल संघ हैं, उनके बारे में आप विस्तृत रूप से जरूर पढ़ लें और उनके मुख्यालय, उनकी स्थापना वर्ष को भी अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी थ्रो शब्द जो है वो वाटर पोलो एवं हैंडबॉल दोनों ही गेमों से संबंधित है। तो पेनाल्टी थ्रो की बात रही है, यदि हैंडबॉल ऑप्शन मिलता है तो आप हैंडबॉल सही करेंगे और वाटर पोलो मिलता है तो वाटर पोलो सही करेंगे। यदि आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो आप दोनों ही ऑप्शन पे हैंडबॉल एवं वाटर पोलो को टिक करेंगे। पेनाल्टी थ्रो जो है हैंडबॉल एंड वाटर पोलो दोनों ही खेलों से संबंधित है। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो है, जो खेलों की शब्दावली है, वो भी जरूर एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, तो टर्मिनोलॉजी पर भी आप विशेष ध्यान दें। अगला है, बास्केटबॉल में 1 और 1 का नियम कब लागू होता है? ये 1 to 1 का नियम कब लागू होता है? बास्केटबॉल और टेक्निकल गेम है, इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, तो उसमें से एक नियम है 1 to 1, 1 और 1 का नियम कब लागू होता है? तो इसका आंसर है टीम के 7 फाउल के पश्चात सभी फाउल पर, टीम के 5 फाउल के बाद सभी फाउल पर 1 to 1 का नियम यानी 1 और 1 का नियम लागू होता है। प्रश्न संख्या 27 है, बैडमिंटन के एकल मैचों में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर हो जाता है। मतलब बैडमिंटन का अगर सिंगल का मैच चल रहा है और दोनों ही खिलाड़ियों के बराबर अंक यानी 29 हो जाते हैं, तो निर्णय कैसे होगा, किस प्रकार? तो इसका आंसर होगा कि लगातार 2 अंक प्राप्त करेगा खिलाड़ी वही जीतेगा। तो लगातार 2 अंक जो प्राप्त करेगा वही विजेता होगा। मैच इसी प्रकार से चलता रहेगा। प्रश्न संख्या 28 है, डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? तो डिस्कस थ्रो का हम जानते हैं, हमने डिस्कस थ्रो से संबंधित एक वीडियो भी बनाई है। तो डिस्कस थ्रो का जो लैंडिंग सेक्टर होता है 34.92 डिग्री का होता है। कितना होता है? 34.92 डिग्री का ये लैंडिंग सेक्टर होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? जी हाँ, लीजेंडरी द मैजिशियन ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के बारे में कई बार बता चुका हूं। मेजर ध्यानचंद, इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था और 29 अगस्त को ही भारत सरकार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन राष्ट्रपति भवन में आयोजन होता है और तमाम खेल पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो हॉकी का जादूगर या मैजिशियन ऑफ स्टिक या हॉकी, वो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न है, आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था? तो आधुनिक बास्केटबॉल का ये एक प्रश्न और आया था इसी प्रकार का है, जेम्स नाई स्मिथ को बास्केटबॉल का आविष्कार करने का श्रेय जाता है। और आधुनिक बास्केटबॉल जो हम अभी देख रहे हैं उसकी फॉर्म वो जेम्स ए नाई स्मिथ जो कि अमेरिका के थे, उन्होंने इसको आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन। ये फेडरेशन से संबंधित सवाल आपको बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इनको आप जरूर देखें। तो इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया था? तो 1947 में इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन किया गया था 1947 में। तो 1947 इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का जो गठन था वो 1947 में किया गया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे? जो मॉडर्न ओलंपिक थे, बैरन पियरे डी कूर्बिटन, ये है बैरन पियरे डी कूर्बिटन, इनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक किया जाता है। 1896 में हमारे मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई थी और इसको शुरू करने का श्रेय जो जाता है वो पियरे डी कूर्बिटन को जाता है। चलिए शुरू कर, आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में बहुत कई बार हर प्रश्न के बारे में एक बार कहीं ना कहीं प्रासंगिक रूप से इसकी चर्चा हुई है। तो ये 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और क्यों मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जो कि 34वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो मोहन बागान इज द राइट आंसर। मोहन बागान जो है भारत का सबसे प्राचीन या सबसे पुराना, द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब ऑफ इंडिया इज मोहन बागान। तो मोहन बागान भारत का सबसे प्राचीन या सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 35, जिम्नास्टिक में बाल्ट स्पर्धा के लिए रनवे धावक पथ की लंबाई क्या होती है? बाल्ट स्पर्धा में रनवे यानी धावन पथ की लंबाई क्या होती है? तो बाल्ट स्पर्धा में जो धावन पथ होता है वो होता है 20 मीटर का। अगला प्रश्न है, हॉकी खेल में मैच किससे प्रारंभ होता है? जिस प्रकार से हमने देखा था कि हमारा बास्केटबॉल का जो गेम होता है थ्रोबॉल से शुरुआत होता है, क्रिकेट का टॉस के साथ शुरुआत होता है, इसी प्रकार से हर क्लास गेम को शुरू करने की अपनी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है, टेक्निकल वो है एस्पेक्ट है।
तो इसी प्रकार से हॉकी का जो खेल होता है वो बैक पास के द्वारा शुरू होता है। किसके द्वारा शुरू होता है? बैक पास के द्वारा। इस सारी चीजों को हॉकी खेल में मैच किस प्रकार से प्रारंभ होता है? तो वो होता है बैक पास से। कैसे होता है? बैक पास से। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है 37वां प्रश्न। वो कहता है वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है? टेक्निकल टाइम आउट, वो टेक्निकल टाइम आउट का समय जो होता है वो 60 सेकेंड का होता है। प्रत्येक खेल में टाइम आउट का एक प्रोसीजर होता है, तो वॉलीबॉल खेल में जो है वो टेक्निकल टाइम आउट की बात कर रहे हैं हम, वो होता है 60 सेकेंड का। अगला प्रश्न है स्टीपल चेज दौड़ की मानक दूरी क्या होती है? स्टीपल चेज दौड़ की जो मानक दूरी होती है वो होती है 3 किलोमीटर, यानी 3000 मीटर। 3000 मीटर स्टीपल चेज की मानक दूरी होती है। अगला प्रश्न है 39, जो कहता है क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? इन्होंने चौड़ाई पूछी है, इसकी लंबाई नहीं पूछी है। ये इसकी इन्होंने क्या पूछी है? इसकी यहां से लेकर ये चौड़ाई पूछी है, उन्होंने लंबाई नहीं पूछी है, ये नहीं पूछा, चौड़ाई पूछी है। तो कितनी, ये चौड़ाई कितनी होती है? 9 फीट होती है। 9 फीट कितनी होती है? 9 फीट। चौड़ाई कितनी होती है? 9 फीट। और 22 यार्ड इसकी जो होती है वो होती है टोटल लंबाई, लेंथ होती है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न को। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अब यहाँ पूछा है कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने खेलते हैं नहीं पूछा गया, कितने होते हैं। तो होते कितने हैं? 16। टोटल 16 खिलाड़ी होते हैं। खेलते कितने हैं? तब आएगी 11। ऐसे ही हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अगेन कितने खिलाड़ी होते हैं? 16 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन खेलते कितने हैं? 11। कितने खिलाड़ी होते हैं और कितने खेलते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। तो आप विशेष रूप से ध्यान दिए कि पूछा क्या गया है, कितने खिलाड़ी होते हैं पूछा गया है या कितने खेलते हैं पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया कितने होते हैं, तो आंसर क्या हुआ? 16। अगर पूछा जाता कितने खेलते हैं तो आंसर हो जाता 11। ठीक है, उसी प्रकार से मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। खेलते कितने हैं? अब इसमें देखो कितना हो जाता है, इसमें होते कितने हैं? 12। खेलते कितने हैं? 5। रिजर्व कितने रहते हैं? 7। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं? 12। हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं की बात चल रही है। एक टीम जो होती है वो कितने खिलाड़ी की बनती है? तो ये 14 खिलाड़ी होते हैं, 14। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न, जो कहता है वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो गोल पोस्ट की चौड़ाई जो वाटर पोलो होता है उसमें 3 मीटर होती है। 3 मीटर चौड़ा गोल पोस्ट वाटर पोलो में होता है। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, जो कहता है 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? जो अंडर 16 क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है नेशनल लेवल पर, वो होती है विजय मर्चेंट ट्रॉफी। विजय मर्चेंट ट्रॉफी जो है अंडर 16 नेशनल क्रिकेट की जो कंपटीशन है उसको विजय मर्चेंट ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न, भारत ने हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक अंतिम बार किस ओलंपिक में जीता था? अंतिम बार बता दूं कि भारत का ओलंपिक में हॉकी के अंतर्गत बहुत बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है और 8 बार भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। लेकिन अंतिम बार जो है 1980 में 1980 अंतिम बार 1980 में भारत ने स्वर्ण पदक हॉकी में जीता था। उसके बाद भारत स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया। स्वर्ण पदक क्या, कोई भी पदक, भारत ने हॉकी में अंतिम बार स्वर्ण पदक जो जीता था वो 1980 में जीता था गोल्ड मेडल। तब से भारत अभी तक कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया है। अगला प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। वो कहता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था, उसको रिनेम कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। उसको कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद के नाम पर। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से अब जाना जाता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न, जो कहता है भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जो कि है वो हमारे हॉकी टीम ने जीता था। तो हॉकी टीम ने सबसे पहले भारत में का कोई भी ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है हॉकी टीम ने जीता था। तो ये थी आज हमारी 50 मिलाने प्रश्न की सीरीज। और तब तक के लिए यदि आपको ये पसंद आई है तो आज को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।